Assalamualaikum student, this is your teacher Abdul Rafe and today the topic of discussion is IFRS 15 revenue. This is basically revenue recognized for or received from contract with customer. Okay, short form it can be called as the revenue. Previously we have two standards, IS 18 and IS 11. IS 16 is for revenue, IS 18 is for revenue and IS 11 basically discuss how to record the revenue in the construction contract. Now the both previous standards have been superseded by this IFRS 15. इसमें हमारे पास रेवेन्यू जिस तरह का भी कॉन्ट्रैक्ट है इवन फ्रॉम कंस्ट्रक्शन उसको किस तरीके से रिकॉग्नाइज करना है उसकी तमाम गाइडेंस हमें मिलेगी. ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कोप, gross inflow of economic resources in the ordinary course of business activity. ठीक है, आपको याद आ रहा होगा रेवेन्यू से पहले हमने IS2 जब हमने पढ़ा था तभी आई एम्फसाइज ऑन दिस सेंटेंस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. तो जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी होगी वो आपके पास इन्वेंट्री में भी आ सकता है और वो रेवेन्यू में भी आएगा. देयर आर सम एग्जांपल लाइक सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, तो आपके पास अगर देखा जाए इफ यू लुक एट द PTCL और NATL, they are selling their services as well as their goods, क्योंकि राउटर भी वही सेल करते हैं ना आपको. ठीक है, then dividend receive for banks, dividend and interest income will be their source of revenue or it should be recorded in revenue. All those banks also offer you services, so services की कैटेगरी में भी वो रेवेन्यू अर्न करती हैं, सर्विसेज से भी अर्न कर रही हैं, डिविडेंड से भी अर्न कर रही हैं, रॉयल्टी से भी अर्न कर रही हैं, सॉरी इंटरेस्ट से भी अर्न कर रही हैं. रॉयल्टीज फॉर रिसर्च सेंटर्स, ठीक है, वो अपनी रिसर्च यूज करने के लिए देती हैं, इन रिटर्न आपको रॉयल्टीज को कर रही होती हैं. ठीक है, तो आपके पास अब फॉर एग्जांपल अभी हम बात कर रहे थे NATL PTCL की, तो उसमें आपके पास जो है उसमें आपके पास अगर देखा जाए उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, सेल ऑफ सर्विसेज. फॉर एग्जांपल इफ NATL हैव सम एक्स्ट्रा फंड्स अवेलेबल, they can invest in shares, they can invest in loans, right? और उसके में उसको उनको क्या मिलेगा, they will get dividends and interest received, but that is not their ordinary course of business activity. तो उस केस में वो जो उनकी इंटरेस्ट इनकम होगी और डिविडेंड इनकम होगी that will be included as other income but not as ordinary course and not part of revenue, right? और अब तो हमने देखा था शुरू में हमने डिस्कस भी किया था, ठीक है, आई डोंट रिमेंबर इन विच लेक्चर के IFRS 18, ठीक है, emphasizes on the disclosures. ठीक है, फ्रॉम रेवेन्यू डिडक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यू गेट ग्रॉस प्रॉफिट, राइट? फिर उसमें से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिडक्ट करें, आपके पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट. फिर आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई इनकम और एक्सपेंसेस उसको एडजस्ट करेंगे तो आप आएंगे प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग एंड इनकम टैक्स, राइट? उसके बाद फाइनेंसिंग से रिलेटेड जिसमें आपके पास बोरिंग कॉस्ट से रिलेटेड इंटरेस्ट वगैरह या कुछ भी हो वो, फिर आप आते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे और टैक्स के बाद आप आते हैं प्रॉफिट टैक्स पे. ठीक है, तो अब तो बड़ा वो हो गया, डिस्क्लोजर बड़े डिटेल हो गए और वी नो वे टू प्लेस, व्हाट टू प्लेस एंड वे टू प्लेस. ओके, सो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी होना जरूरी है. अगर आपने वन ऑफ करके कुछ और चीज सेल कर दी है वो आपकी अदर इनकम में आएगी लेकिन वो आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में नहीं होगा. ओके, ओके, टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू देयर आर 5 स्टेप्स. ओके, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, हर स्टैंडर्ड में हमने देखा. अभी तक हमने मोस्टली जो है नॉन करंट एसेट कवर किए थे, ठीक है, फिर हमने प्रोविजंस में देखा. नॉन करंट एसेट में मोस्टली वही है, future economic benefit and cost can be made reliably. To recognize the revenue, first we have to identify the contract. Okay, this is first thing. Then identify the performance obligation in the contract. ये भी अभी हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है. ठीक है, then determine the transaction price, then allocation of transaction price between the performance obligation, and finally recognize revenue as or when it is earned. Okay, अब सबसे ज्यादा जो हमें होता है इस नोट नंबर 5 को अंडरस्टैंड करना होता है बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड द सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन. फॉर दैट टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू वी हैव टू अंडरस्टैंड द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन. ओके, वो भी हम देखेंगे भी. यू आर लुकिंग एट द एग्जांपल्स, वी हैव टू डू दीस एग्जांपल. ओके, अब सबसे पहले अगर हम इस रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को समझना चाहते हैं सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल यू आर सेलिंग गुड्स विद द वारंटी. फॉर एग्जांपल यू आर सेलिंग दीज लैपटॉप्स विद द वारंटी पीरियड, राइट? सो आपका किसी भी कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ,
You have to provide laptops and the additions. So you have the contract. The performance obligation are sale of goods and sale of services, right? Up determine the transaction price. So in a deal, sale of goods and sale of services, right? गुड्स में हमने क्या कंसिडर किया? लैपटॉप, और सर वारंटी सर्विसेज जो भी हम देंगे, टेक्निकल सर्विसेज हम दे दें उसको, वारंटी का वर्ड यूज नहीं करते, वो उसके तरीके से होगी टेक्निकल सर्विसेज, वी हैव टू प्रोवाइड टेक्निकल सर्विसेज फॉर दैट, ओके एग्जैक्टली। हाँ, वारंटीज के लिए भी अगर आप पेमेंट ले रहे हैं तो वो रेवेन्यू में आएगी, इससे मैंने भी इसको फ्रेंड दिया। फॉर एग्जांपल एक तो होता है ना कि आप फ्री में ले लें, सॉरी फ्री में नहीं ले लें, आप ये से प्रोडक्ट ले लें, ये आपको कितने का मिलेगा? 200 का मिलेगा, लेकिन अगर आप विद वारंटी लेना चाहते हैं तो आपको कितने का मिलेगा? 250 में मिलेगा। तो उस वक्त आप रेवेन्यू अर्न करें तो उसको फिर हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, अगर दिस इज द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। तो चलें, अभी ये डील है जिसमें ये भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 1 है और ये है दिस इज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 2, एंड दिस डील इज फॉर 250, जैसे कि मैंने अब बताया, ठीक है। ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है? फुल डील की 250 है। अगर आप स्टैंड अलोन लेना चाहें लैपटॉप, ट्रांजैक्शन प्राइस 200 होगी इसकी, और इसकी क्या होगी? 50, ठीक है। सो दिस इज नोट नंबर 4, allocation of transaction price between the performance obligation. And finally, recognize revenue. This is goods. Goods must be recognized when the risk and reward transfer to the buyer. For services, services के केस में there is no such thing that like risk and reward, ठीक है। We have to recognize services on the basis of stage of completion. Services में आपके पास risk and reward नहीं होता। Clear है यहाँ तक? Okay. So this is how to apply the recognition criteria to this particular scenario. We have done that. Then after recognition, measurement, right? तो मेजरमेंट में आपके पास फॉर कैश सेल्स अमाउंट रिसीव्ड विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू, फॉर क्रेडिट सेल द एंटिसिपेटेड अमाउंट, इट मे इंक्लूड वेरिएबल कंसीडरेशन एज वेल, ठीक है। तभी रेवेन्यू में आएगा, लेकिन नहीं है तो नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है, सेल ऑफ गुड्स भी कर रहा है, सेल ऑफ सर्विसेज भी कर रहा है, तो ही सेल ऑफ सर्विसेज रेवेन्यू में आएगा, ठीक है। अगर सर्विसेज वन ऑफ सिचुएशन में है तो फिर वो नहीं होगा ना, वो अदर इनकम में होगा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी नहीं। रिस्क एंड रिवॉर्ड की बात की कोर्स पे, सर्विसेज में नहीं होता, स्टेज ऑफ कंप्लीशन होता, वो अभी हम डिस्कस करते हैं इन दिस एग्जांपल्स, ठीक है। अभी ये सारी चीजें डिस्कस होगी, ठीक है। So measurement is, we have done this for cash sale amount received and for credit sale anticipated amount, okay. There may be a variable consideration element in the part of the contract. अब variable consideration element क्या होता है ये भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। Let's just look at the example first. So these are the examples, और इनको यहाँ पे डिस्कस करने का पर्पस ये है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, ओके। सो फर्स्ट लुक एट दिस सेल ऑफ गुड्स, ओके। तो सेल ऑफ गुड्स में रिस्क एंड रिवॉर्ड की बेसिस पे हम लोगों ने क्या करना है? डिटरमिन करना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम द कस्टडी ऑफ द प्रोडक्ट विल डिसाइड हु इज बेयरिंग द रिस्क एंड रिवॉर्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अगर ये चीज सेल कर दी है, अब आपके पास है, तो कस्टडी इसकी किसके पास है? तो मैं ये कहूंगा यार ये चीज मेरे पास नहीं आपके पास है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड भी आपके पास है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट दिस इज नॉट ऑलवेज द केस, ठीक है। अभी हम ये बात कर रहे हैं, तो जिसके पास कस्टडी है उसको हम कहते हैं कि यार वो ही रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है बेयर कर रहा है, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। ऐसे केसेस हैं जहां पे कस्टडी आपके पास होगी लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड मैं बेयर कर रहा हूं, और ऐसे केसेस भी हैं जहां पे कस्टडी सप्लायर के पास है लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड कस्टमर बेयर कर रहा है, ऐसे भी केसेस हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टडी विल डिसाइड हु इज बेयरिंग द रिस्क एंड रिवॉर्ड, ठीक है। तो जो रिस्क एंड रिवॉर्ड बेयर करेगा वही क्या होगा? उसी ने
गुड्स अपने पास रिकॉर्ड करने हैं, तो दूसरी पार्टी ने, सेलर ने क्या करना उस वक्त, अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना। वो तो एजेंट, हाँ एजेंट के केस में वही होता है कि उनके पास कस्टडी होती है लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड उनके पास नहीं होता है। ठीक है, वो भी अभी हम करते हैं। देखें आपके पास प्रिंसिपल एजेंट भी यहाँ पे आ रहा है। ये सारी सिचुएशन हमने जितनी भी बनती है रेवेन्यू से रिलेटेड अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स की बात कर रहे थे। रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर टू बायर एंड सेलर रिटेन नो कंट्रोल। जब रिस्क एंड रिवॉर्ड बायर के पास चले जाएं और सेलर का उस चीज़ पे कंट्रोल नहीं है, इट इज़ द टाइम टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। सेलर अपने अकाउंट्स में सेल रिकॉर्ड कर ले, ठीक है, और बायर अपने पास परचेज रिकॉर्ड कर ले। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया ना कि कस्टडी की डिमांड है। फॉर एग्जांपल आई एम रनिंग अ शॉप, ठीक है, और मैं आपको ये चीज़ सेल कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इक्विपमेंट सेल कर रहा हूँ। अब आप जो है जैसे ही मैं आपके डोर स्टेप से वो इक्विपमेंट ले जाता हूँ, ठीक है, तो अब रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरा था ना। ठीक है, अब अगर वो मेरे से कोई डोर स्टेप पे स्नैच कर ले, मेरा ही नुकसान होगा। तो अगर मेरा नुकसान होगा तो आपने क्या कर लेना है, सेल रिकॉर्ड कर लेनी है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि मैं आपकी शॉप पे आया हूँ और मैं चेक कर रहा हूँ चीज़ें। अब आपकी शॉप में आके कोई किसी जो है ना स्नैच कर लेता है, तो ये तो आपकी जिम्मेदारी थी ना। तो अब बेशक मैं चेक कर रहा हूँ, मेरे हाथ से स्नैच हुआ है, लेकिन जिम्मेदारी तो आपकी थी ना शॉप में। तो वो फिर क्या होगा, रिस्क एंड रिवॉर्ड आपकी थी। ठीक है, तो वो उसको रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ठीक है, चलें जी, अब हम बात करते हैं सेल ऑफ सर्विसेज के केस में। सेल ऑफ सर्विसेज के केस में आपके पास स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं होता, सॉरी रिस्क एंड रिवॉर्ड नहीं होता। हम स्टेज ऑफ कंप्लीशन की बेसिस पे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं। वी आर कंडक्टिंग क्लासेस, so basically we are selling the services, right? अब इसके लिए स्टेज ऑफ कंप्लीशन के डिफरेंट मेथड है। इनपुट मेथड भी है, आउटपुट मेथड भी है, टाइम भी है और वर्क सर्टिफाइड भी है। ओके, लेट्स सपोज हम टाइम अप्लाई करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल this the uh, what we can say, the allowed hours to finish this course is 60. Okay, let's suppose, okay, this is the approved limit that we have to complete this course in 60 hours. अब हमने कितने घंटे पढ़ लिए? ओके, हम लोगों ने बेसिकली बहुत हुआ तो शायद 15 आवर्स पढ़ लिए। ठीक है, अब इसका मतलब ये है, लुकिंग एट द टाइम, 25% स्टेज ऑफ कंप्लीशन फुलफिल हो गया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने फीस पे की होगी, यहाँ पे बात करते हैं, आपने फीस पे की होगी, व्हाट इज द फीस? 22। सो डेबिट कैश फ्रॉम दिस स्कूल MBS, okay, debit cash 22,000 and credit deferred revenue on the first date when you have paid the fees, right? So deferred revenue, liability to provide services, right? आज के दिन मैं कह रहा हूं कि आपने ये 22,000 पे किया है फॉर 60 आवर्स, 15 आवर्स की क्लासेस कंडक्ट हो चुकी हैं। इसका मतलब नाउ द MBS will recognize revenue reducing this deferred revenue by 25%, which is 5,500. Debit deferred revenue with 5,500 and record this revenue in statement of profit and loss 5,500. तो जब भी हम कभी एडवांस रिसीव करते हैं तो उसी के केस में डेफर्ड रेवेन्यू आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एडवांस पेमेंट की थी जिसमें उन्होंने जो भी है अमाउंट जो है उन्होंने अपनी लाइबिलिटी में रिकॉर्ड किया, और जिस तरीके से ये क्लासेस कंडक्ट करते जाएंगे ये रेवेन्यू लाइबिलिटी जो है रेवेन्यू में ट्रांसफर होती जाएगी। ठीक है, व्हाट इफ कि आपने अभी तक फी पे नहीं की, फॉर एग्जांपल जहाँ पे आप क्रेडिट में बात करते हैं, जब भी हम क्रेडिट की बात कर रहे होते हैं वहाँ पे डेफर्ड रेवेन्यू नहीं आता। ठीक है, तो जिस वक्त क्लासेस स्टार्ट हुई, दैट वाज आई थिंक 15 सितंबर, ठीक है, आपने कुछ भी पे नहीं किया। ठीक है, राइट नाउ टुडे इज 1 अक्टूबर और हम कह रहे हैं कि 15 आवर्स क्लासेस हैज बीन कंडक्ट। ओके, तो अब वो क्या करेंगे, दे नीड टू रिकॉग्नाइज रिसीवेबल्स
relating to that 15 hours of classes. Credit revenue, debit, receiver, right? जब आपने एडवांस किया था तो उन्होंने लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर दी थी और विद टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे थे। अभी भी रेवेन्यू उतना ही रिकॉर्ड किया है, लेकिन पेमेंट रिसीव करनी है, दैट इज रिसीवेबल फ्रॉम यू। तो यहाँ पे एक बात हमने समझी कि आपके पास जब भी एडवांस पेमेंट करेंगे तभी डेफर्ड आता है, क्रेडिट पे कभी भी नहीं आता, ठीक है, आपके पास डेफर्ड, राइट। अच्छा, अब हमारे पास 60 आवर्स की बेसिस पे हमने कर लिया। अभी हमने जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है हमने टाइम की बेसिस पे कर दिया, ठीक है। वर्क सर्टिफाइड की बेसिस में कैसे होता है? फॉर एग्जांपल वर्क सर्टिफाइड की बेसिस में आई एम द एक्सपर्ट, ठीक है, मैं कह दूं कि यार वी हैव कवर्ड 20%, तो आपकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है? बिकॉज आई एम सर्टिफाइंग दैट 20% वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, राइट। तो उसकी बेसिस पे स्टेज ऑफ कंप्लीशन हमने 20% निकाला है। देन वी हैव इनपुट मेथड एंड आउटपुट मेथड एज वेल। फॉर एग्जांपल वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग, ठीक है, और दैट बिल्डिंग कंप्राइज ऑफ 10 फ्लोर, ओके। लुकिंग एट द आउटपुट मेथड, हमने इस वक्त 4 फ्लोर रेडी कर दिए, इट मींस 40% is done based on output method. Input method, for example you are manufacturing a product, ठीक है, completing a product, उसमें आपको पता है कि it requires for example 300 hours और 300 work. Okay, we are talking about the input method. For example अब मैं कहता हूँ कि एक हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, उस पर टोटल कॉस्ट अगर वो कंप्लीट हो जाए तो टोटल कॉस्ट लगती है 10 मिलियन, अभी तक 7 मिलियन लग चुके हैं, इसका मतलब 70% कंप्लीट हो रहा है। सो देयर आर डिफरेंट मेथड यूज्ड टू डिटरमिन स्टेज ऑफ कंप्लीशन। जो भी मेथड हम यूज करेंगे उसको हमने डिस्क्लोज करना है कि वी आर फॉलोइंग दिस मेथड, ओके। So we have covered stage of completion, how to calculate stage of completion or determine stage of completion. There are input method, output method, work certified, and obviously अगर कुछ ना हो तो टाइम डिसाइड कर लेगा, ठीक है, क्योंकि टाइम तो होता ही है, ठीक। डेफर्ड लाइबिलिटी, उसको हमने अभी कवर किया है कि डेफर्ड लाइबिलिटी कब होती है? जब भी हम एडवांस रिसीव करते हैं तो ही हमारे पास क्या आती है? डेफर्ड लाइबिलिटी आती है, राइट। ओके, सेल ऑन रिटर्न बेसिस, द स्टैंडर्ड टेल्स यू दैट डू नॉट रिकॉग्नाइज रेवेन्यू इफ द विंडो फॉर रिटर्न इज स्टिल ओपन। फॉर एग्जांपल आई एम सेलिंग दिस प्रोडक्ट टू यू और इसको मैं कहता हूं आप 10 दिन में रिटर्न कर सकते हैं। आज 1 अक्टूबर है, इसका मतलब मैंने आज सेल किया है विद 10 डेज रिटर्न पॉलिसी, तो मुझे 10 दिन तक 10 अक्टूबर तक इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना, ठीक है। अब अगेन देखें कस्टडी किसके पास है? रिस्क इन्वॉल्व में अवेयर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि रिटर्न हो सकती है, ठीक है। अब एक इसमें स्टैंडर्ड हैव टोल्ड यू टू अप्लाई द प्रोफेशनल जजमेंट आल्सो, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है, देखें कि हमने फॉर एग्जांपल ए रेंट पे 1000 यूनिट सेल किए हैं, ठीक है, और हर एक को हम 10 डेज करें तो इसका मतलब वो 1000 यूनिट आपके नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आ रहे होंगे। तो स्टैंडर्ड कहता है यू हैव टू अप्लाई प्रोफेशनल जजमेंट, यूज प्रोबेबिलिटी। वी नो दैट कि 1000 यूनिट सेल किए जिसमें से बहुत हुआ तो रिटर्न कितने हो जाएंगे? 10%, 5%, तो बाकी को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा ऐसा है जिसकी आदत है वो चीज़ लेके जाता है और फिर वो वापस करना होता है, तो उसको दुकानदार थे कि वो कह देते हैं यार रिटर्न ही होनी है, ठीक है। और एक बंदा ऐसा है जो चला गया, ऑल दो उसके पास पॉलिसी है लेकिन कभी रिटर्न में नहीं आया, तो हम उसका रेवेन्यू फिर भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं ऑन द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है सेपरेट और लिंकेजेस, ठीक है, सेपरेटली इफ पॉसिबल, अदरवाइज एज अ सिंगल ट्रांजैक्शन। ये अब आपके पास स्टेटमेंट है, लाइक यू आर सेलिंग प्रोडक्ट्स इन अ डील, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक डील सेल कर रहे हैं तो इस डील में 3 कंपोनेंट्स आर देयर, ओके। अब इन तीनों का रेवेन्यू आप सेपरेटली रिकॉग्नाइज करें, ठीक है। इफ इट इज हार्ड और इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई रेवेन्यू ऑफ और सेपरेट देम, तब उसको सिंगल डील कर लें। जैसे अभी हमने पढ़ा था परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में, हमने पढ़ा था कि सेल ऑफ सर्विस और सेल ऑफ गुड्स था, यहाँ पे आपके पास क्या था? हमने सेपरेट कर लिया, तो सेपरेट ही करना चाहिए। लेकिन अगर नहीं हो रहा तो हमने क्या करना है? एज अ सिंगल डील रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हो जाते हैं, सेपरेशन हो जाती है उसकी। आप देयर आर वेज टू आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज एज अ स्टैंड अलोन प्रोडक्ट, ठीक है, डील में हर यूनिट को। देन वी हैव प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट, ओके।
प्रिंसिपल वर्सेज एजेंट में हमारे पास ये है कि कमीशन विल बी रिकॉग्नाइज एज रेवेन्यू। अब देखिए प्रिंसिपल वर्सेज एजेंट में होता क्या है, ठीक है, हमने एक एजेंट हायर किया कोई चीज सेल करने के लिए, अब एजेंट की कस्टडी में है, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड कौन बेयर कर रहा है? प्रिंसिपल, ठीक है। तो अगर एजेंट सेल कर देता है उस वक्त रिस्क एंड रिवॉर्ड प्रिंसिपल से कस्टमर पे चले जाएंगे, एजेंट तो फिर भी बेयर नहीं कर रहा, ठीक है। और रेवेन्यू क्या होगा एजेंट के पास, क्योंकि एजेंट डील कर रहा है, ठीक है, एजेंसी कॉस्ट उसके पास हो रही है, तो वो उसी पे रेवेन्यू अर्न करेगा। सो जो कमीशन अर्न करेगा एजेंट, वही उसका रेवेन्यू होगा। बाकी जो भी उसने अमाउंट रिसीव की है, वो जो एक्सेस अमाउंट अदर देन कमीशन, वो पेएबल टू प्रिंसिपल होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपको 10% कमीशन मिलेगा, आप जो है 2000 की गुड्स सेल कर देते हैं, तो इसका 10% 200 आपका रेवेन्यू है, बाकी जो 1800 आपके पास पड़ा है यू हैव टू पे टू, सो दैट विल बी पेएबल टू प्रिंसिपल, ओके। देन वी हैव लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हमने देखना है कि वी प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आपसे, ठीक है। नॉर्मली ये काम बड़ा कॉमन हो गया, ठीक है। डीलर्स आपने देखा है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है आपके पास क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म क्रेडिट दे देते हैं, ऐसे ही है ना। आपने भी देखा होगा कि यार अभी की बात नहीं है, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, 2010 तो 2011 से, उस वक्त से प्रैक्टिस चल रही थी कि आप बाइक लेना चाहते हैं ना, तो आप एजेंसी पे जाएं पिंडी, ठीक है। वो क्या करेंगे, आपको आपको कहेंगे आप इंस्टॉलमेंट में हमसे खरीद लें, हर बंदा वो इंस्टॉलमेंट पे जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू आ रही है, वो 3 साल की इंस्टॉलमेंट कर लेते हैं, 2 साल की इंस्टॉलमेंट कर लेते हैं, ऐसा ही है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि जो भी होगा फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू को हम लोगों ने क्या बनाना है, प्रेजेंट वैल्यू आपकी क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आज जो है ना, अगर आप आज खरीद लेते हैं तो एक प्रोडक्ट है 90,000 का, आप 2 साल बाद अगर मुझे पे करते हैं तो टोटल आपने मुझे 120 पे करना, राइट। सो जो प्रेजेंट वैल्यू है वो रेवेन्यू में होगी, और ये जो डिफरेंस है 90 और उसका 120 का, ये कितना 30, इसको आप क्या करेंगे, दिस इज इंटरेस्ट, राइट। अब इसको हम क्या करें, रेवेन्यू में रिकॉर्ड करें या अदर इंटरेस्ट इनकम में? हाँ, अदर इनकम है। अब अगेन इंटरेस्ट इफ इट इज फॉर वन ऑफ सिचुएशन, उसको हमने इंटरेस्ट इनकम बनाना है, लेकिन अभी आपने बताया हर बंदा इंस्टॉलमेंट में ही पे कर रहा है, तो ये भी उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही बन गया। तो उस केस में जो भी इंटरेस्ट हम करेंगे विद टाइम, जाहिर बात है पहले साल उन्होंने 90 किया और पहले साल को जो इंटरेस्ट था वो रेवेन्यू बनाया, नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट रेवेन्यू बनाया, क्योंकि अब ये पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी हो गई है ना। तो उस केस में आपने क्या करना है, रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज करना है इंटरेस्ट, क्योंकि अब वो ऑर्डिनरी कोर्स है। हाँ, मैं सबको नहीं करता, एक बंदे को मैंने 3 साल का क्रेडिट दिया है, तो उस केस में क्या हुआ, वो इंटरेस्ट इनकम गई। हाँ, उनके लिए इंटरेस्ट इनकम भी क्या होगी, रेवेन्यू होगी, विद टाइम ही आएगी, लेकिन वो आएगी रेवेन्यू में, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे स्टैंडर्ड की मैं और भी बात बताता हूँ कि स्टैंडर्ड इज देयर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बोथ पार्टीज, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा था कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यार मैं आपको जो है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपको ना मैं एक चीज सेल करता हूँ, इंस्टॉलमेंट पे करता हूँ, ठीक है। मैं आपको उसको सेल कर रहा हूँ 100 का, और इंटरेस्ट उस पर नोट कर रहा हूँ 20 का, ठीक है। तो टोटल मैंने आपसे कितना कलेक्ट किया, 120, ओके। अब मैं कहता हूँ मुझे पता है कि यार इंटरेस्ट का मैं नाम लूंगा तो आप कहेंगे कि मैं इसको अवॉइड ही करूँ, ठीक है। मैं आपको वो चीज सेल करता हूँ 115 में, और मैं कहता हूँ 5 का इंटरेस्ट दे दें, कौन सी ऑप्शन पे जाएंगे, जहां पे 20 इंटरेस्ट है उसको एक्सेप्ट करेंगे उस डील को, या जहां पे 5 इंटरेस्ट है वो डील करेंगे? Psychologically biased. This is how we play with the beliefs of many people, ठीक है, ओके। अब आपके पास यहाँ पे देखा जाए तो 100 और 20, और आपने इसको सेलेक्ट किया, ऑल दो मैं कलेक्ट आपसे किससे कर रहा हूँ, 120 ही कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा कि यार इंटरेस्ट ज्यादा ना, लेकिन गुना तो है दोनों तरह से, लेकिन कम इंटरेस्ट कम गुना मिल जाएगा। अब ये अल्लाह ताला जानते हैं बेहतर कि कितना गुना किसको मिलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है आपने ये काम नहीं करना, ठीक है। जो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट है वही करना है, अगर इंटरेस्ट मार्केट रेट यही है तो आपने ये वाला काम नहीं करना। क्यों?
स्टैंडर्ड को भी पता है हम लोगों के बिलीफ से लेके अपना फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। ये क्या होता है आपके पास, प्रॉफिट, जिसपे क्या लगता है, इनकम टैक्स, जो कि कंपनी ने बेयर करना होता है, ऐसे ही है। और ये क्या होती है, सेल्स, जिसपे क्या लगता है, जिसका बर्डन किसने बेयर करना होता है। तो आप क्या कर रहे हैं, आपने इंटरेस्ट रेट कम करके प्रेजेंट वैल्यू को बढ़ा दिया, यानी अब जो टैक्स का बर्डन था वो मैंने आप पे डाल दिया, अपना मैंने टैक्स कम कर दिया, तो आपसे मैं रिकवरी करवा रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड कहता है ये काम नहीं करना, जो भी इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट है वही करना है, ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, देन वी हैव बिल एंड होल्ड। बिल एंड होल्ड में जैसे एज अ नेम सजेस्ट, हमने उनको बिल कर दिया, लेकिन जो आइटम्स हैं, यूनिट्स हैं, दे आर स्टिल विद अस, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि यार आप ये ले जाएं, आपके प्रोडक्ट था, आपने ऑर्डर दिया था, तैयार हो चुका है, बट फॉर सम रीजन यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द डिलीवरी, ठीक है। आप कह रहे हैं इसको होल्ड करें, मैं क्या कहूंगा, मैं ठीक है होल्ड करो, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरा नहीं है, बिकॉज इट इज रेडी फॉर डिलीवर, बट द डिले इज ऑन योर रिक्वेस्ट। आप रिक्वेस्ट करें, अब तो उल्टा मुझे फीस लेनी चाहिए कि मैं इसको होल्ड कर रहा हूं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि कस्टडी मेरे पास है, मैंने होल्ड किया हुआ है, लेकिन मैंने आपको बिल कर दिया बिकॉज ऑफ द रिस्क एंड रिवॉर्ड, तो ऐसा भी होता है, ठीक है। देन वी हैव नॉन रिफंडेबल फी। फॉर एग्जाम्पल आपसे हम अमाउंट ले लेते हैं और हम आपसे कहते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन कराई है, इसमें से 20% नॉन रिफंडेबल फी है, तो क्या मैं उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दूं। अच्छा चले, मैं एक एक बात करता हूँ, चले, नॉन रिफंडेबल है, इधर ही सिचुएशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पे फी पे की है, फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन फी, जो कि आपने पे की है 5000, राइट, और इसमें से 2000 इज बेसिकली अ नॉन रिफंडेबल फी, राइट। और आपने ये रजिस्ट्रेशन फी इससे पे की है क्योंकि बेसिकली यू वांट टू टेक एफआर क्लासेस, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आप क्लासेस लेना चाह रहे थे, ठीक है। और ट्यूशन फी 20,000, so you made a total payment of 27,000, right? हाँ 25,000, because in my 25,000, right? अब फॉर एग्जाम्पल क्लासेस कंडक्ट नहीं होती, आप तो क्लासेस लेने के लिए रजिस्टर्ड हुए थे, फी पे की थी, लेकिन क्लासेस कंडक्ट ही नहीं होती, तो क्या करें, हम आपको कितना रेट रिफंड कर दें, 23,000, बस। तो दिस इज अ वेरी गुड बिजनेस, मैं लोगों से फीस करूं, एक प्रॉमिस करूं, ठीक है। हाँ 100% नॉन रिफंडेबल है, अभी मैं वही बता रहा हूँ ना। अब मैं आपको बताता हूँ सिचुएशन, नॉन रिफंडेबल इज नॉट एक्चुअली नॉन रिफंडेबल फीस, उसको हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, देयर आर ऑलवेज अ कंडीशन अटैच विद दैट नॉन रिफंडेबल फी। आपने कहा कि मैं कोर्स पढ़ना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इसको चेक करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट की बेसिस में हम जो है टीचर को वो बुक कर लेंगे, उनकी टाइमिंग देख लेंगे और फिर क्लास शुरू कर देंगे, ठीक है। आपने कहा ठीक है, तो आपने पे किया 5,000 फॉर रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग 2,000 नॉन रिफंडेबल, ठीक है, और ये 20,000 यू हैव पे टोटल 25,000, ठीक है। अब क्या हुआ, क्लास की स्ट्रेंथ शायद उतनी नहीं हुई, या किसी वजह से मैं टीचर मुझे नहीं मिला, ठीक है, तो मैं क्लासेस कंडक्ट नहीं करवा सका, सो डू यू आई हैव द राइट टू होल्ड दिस 2,000 विद मी, नहीं। तो ये नॉन रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल कब होता है, जब मैं क्लास रजिस्टर कर लेता, आप नहीं ले रहे थे क्लास, मैंने तो क्लास एज पर प्रॉमिस स्टार्ट की है, आप नहीं ले रहे थे, तो अब मुझे क्या करना है, 2,000 नॉन रिफंडेबल है, वो मैं आपको पे नहीं करूंगा, ठीक है, समझ आई बात, क्लियर हो गया, दिस इज हाउ इट्स वर्क। अदरवाइज ये नॉन रिफंडेबल में वो काम ही नहीं करता, वो 2,000 नॉन रिफंडेबल के उसमें करूँ, मेरा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो है, ना मुझे कोई कॉस्ट है ना कुछ एक्स्ट्रा चीज है, बस मेरे पास 2,000 का रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है। तो मेरी कंडीशन ये थी, मैंने क्लासेस कंडक्ट करवानी है, मैंने क्लासेस अगर कंडक्ट ही नहीं करवा सका तो मुझे आपको पूरा 25,000 वापस करना है, और अगर मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, आप किसी वजह से नहीं आ सक रहे,
तो फिर मैं क्या करूँगा, आपको रिमेनिंग दे दूंगा नॉन रिफंडेबल नहीं, क्योंकि वो उसका जो रिक्वायरमेंट थी ना, कंडीशन थी, वो मैं फुल कर चुका हूँ कि मैंने क्लासेस कंडक्ट की है। तो अब वो होता है ना, देखिए उन्होंने तो क्लासेस कंडक्ट कर वो वाला चीज़ है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली नहीं है स्टेज ऑफ कंप्लीशन में, ठीक है। तो नॉन रिफंडेबल फीस भी हमें समझ आ गई, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस कर ली जिसमें हमें पता चल गया डिफरेंट सिचुएशन में सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन क्या होगा। जिस जो सब्सटेंस में मोस्टली रिस्क एंड रिवॉर्ड आता है, स्टेज कंप्लीशन में नहीं आएगा, ठीक है। सेल्स सर्विस में स्टेज ऑफ कंप्लीशन आता है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द सब्सटेंस ऑफ ट्रांजेक्शन, उसकी बेसिस पे हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें आती हैं कॉस्ट से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं, और वेरिएबल कंसिडरेशन को भी डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि वो क्या होती है। लेट्स सी कि वेरिएबल कंसिडरेशन सबसे पहले क्या होती है। वेरिएबल कंसिडरेशन में ये है, मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ आई विल पे यू 10 million, ओके, फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है? 10 million। अच्छा, कुछ अर्से बाद मैं कहता हूँ बिकॉज आई वांट दिस कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट क्विकली, ओके, मैं कहता हूँ अगर आपने 1 महीने के अंदर इसको कंप्लीट कर दिया, आई विल पे यू 2 million एक्स्ट्रा, ठीक है, राइट। अगर आपने विद इन गिवन टाइम, विद इन क्वालिटी पैरामीटर्स फुलफिल करने के बाद अगर आपने किया, तो आपको मैं 2 million एक्स्ट्रा भी दूंगा, ठीक है। तो अब मुझे बताएं, रेवेन्यू 10 million होना चाहिए आपका या 12 million होना चाहिए? एग्जैक्टली, अगर आपको लगता है यार ये तो मैं कॉन्ट्रैक्ट करता रहूं, मैं टाइम में भी कर लूंगा और मैं क्वालिटी भी जो है उस पर भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, ठीक है, तो इसका मतलब मैं 12 million अर्न कर लूंगा, तो उस केस में आपकी 12 million की रेवेन्यू रिकॉर्ड होगी। लेकिन अगर आपको नहीं पता और यू आर नॉट श्योर बिकॉज ऑफ अर्ली कंडीशन और यू आर न्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर आप क्या करेंगे, आप 10 million रेवेन्यू। सो दिस इज व्हाट वेरिएबल कंसिडरेशन, ठीक है। ऑल्दो इट्स एन एस्टिमेट, तो एस्टिमेट्स की ट्रीटमेंट क्या होती है, प्रोस्पेक्टिव। आज मुझे लग रहा है मैं नहीं मीट करूंगा, लेकिन एक वक्त आया मुझे लगा यार वो तो मैं मीट कर सकता हूँ, तो जो 10 million की बेसिस में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करा था उस वक्त तक ठीक है, अब वो 12 million की बेसिस पे मैं करूँ, क्योंकि एस्टिमेट्स हैं, उसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ही नहीं होता, क्लियर हो गया, ओके। देन वी हैव व्हाट वी से कि आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, ओके। So first for construction we have to determine the output. Let's see where it is. Okay, this, here it is. For long term contract like construction is a long term contract, उसमें हमने determine करने के लिए वो होता है 4 main workings होती हैं, starting from working number 1. Working number 1 is determine the outcome. Okay, determine the outcome means हमें कॉन्ट्रैक्ट के वक्त पता होगा यार ये प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है या लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, यही दो आउटकम होते हैं, ठीक है। और समटाइम ऐसा भी केस होता है कि जहां पे आउटकम इज नॉट डिटर्मिनेबल, हमें पता ही नहीं ना कि प्रॉफिट होगा लॉस होगा, ऐसे भी केस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपके पास होगी, आपने ये देखना है डिटर्मिन द आउटकम, इफ इट्स प्रॉफिट मेकिंग, लॉस मेकिंग और अननोन, हमें नहीं पता, ठीक है। सेकेंड चीज, वर्किंग नंबर 2, स्टेज ऑफ कंप्लीशन फाइंड आउट करना, ठीक है। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन के अभी हमने देखा था कितने मेथड्स हैं, इनपुट, आउटपुट, टाइम, वर्क सर्टिफाइड, उसकी बेसिस पे स्टेज ऑफ कंप्लीशन। वर्किंग नंबर 3 होती है SOPL, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड व्हाट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन SOPL। we know that revenue should be recognized in SOPL, cost should be recognized in SOPL, तो ये चेंज होती रहती है। if your outcome is determinable it means is it profit making or loss making। अगर profit making है तो आपने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यानी जो रेवेन्यू होगा वो टोटल का स्टेज ऑफ कंप्लीशन के अकॉर्डिंगली करना है,
फॉर एग्जाम्पल मेरी टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 10 मिलियन, मेरा तो 20% स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, तो मैं 20 मिलियन ही रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है कॉस्ट टू डेट तक या फिर स्टेज ऑफ कंप्लीशन, मोस्टली कॉस्ट टू डेट तक होती है, ठीक है। यहां तक क्लियर होगी। एक और भी चीज, इनकम स्टेटमेंट, वी नो दैट इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर बनती है, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है इस साल का और मैं कुछ रेवेन्यू लास्ट ईयर रिकॉग्नाइज कर चुका हूं, तो लास्ट ईयर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज लास्ट ईयर वो मैंने डिलीट करना है उसमें से, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर फर्स्ट ईयर है तो मैं कह रहा हूं 20%, नेक्स्ट ईयर में मैं कह रहा हूं मेरा 60% हो चुका है, तो 60% की बेसिस में से वो जो लास्ट ईयर का 20% है वो मैं निकालूंगा ना, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट में ये चीज नहीं होती, बैलेंस शीट विल शो यू द क्यूमुलेटिव इफेक्ट। नहीं नहीं, टोटल 60%, ठीक है। क्योंकि मैं 10 मिलियन का पहले मैंने रिकॉग्नाइज क्या किया, फर्स्ट ईयर में 20% रिकॉग्नाइज कर दिया, सेकंड ईयर में पता चला कि मैं 60% कंप्लीट कर चुका हूं, ठीक है। तो 10 मिलियन का 60% कितना होगा, 6, जिसमें से 2 मिलियन लास्ट ईयर का जो है वो मैं माइनस कर दूंगा, तो रिमेनिंग कितना रहेगा, 4 मिलियन। सेम कॉस्ट भी जो लास्ट ईयर रिकॉग्नाइज हो चुका है उसको हम क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, ओके। इफ योर आउटकम इज लॉस मेकिंग, तो रेवेन्यू क्या होगा, रेवेन्यू स्टेज ऑफ कंप्लीशन, वी हैव टू रिकॉग्नाइज लॉस इमीडिएटली, तो जो हमारी कॉस्ट होगी ना वो बैलेंसिंग फिगर पे होगी, ठीक है। ये भी हम क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे भी, ठीक है। दीज आर द रूल्स, क्योंकि हमने लॉस को इमीडिएटली रिकॉर्ड करना है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में, और ये जो लॉस होगा ये IAS 37 के वनरस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली रिकॉग्नाइज होगा, याद है आपको, वेयर द अनअवॉइडेबल कॉस्ट इज हायर देन रेवेन्यू। तो वनरस कॉन्ट्रैक्ट आपके पास जो था, हमने लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, उसकी बेसिस पे इसको रिकॉर्ड करना है, लॉस को इमीडिएटली अकॉर्डिंग टू IAS 37, ओके। एंड इफ योर आउटकम इज नॉट डिटर्मिनेबल, वो ऐसा होता क्यों है, बिकॉज ऑफ अर्ली स्टेजेस, मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट करी है लेकिन इस वक्त इट इज टू अर्ली टू टेल कि मुझे प्रॉफिट होगा लॉस होगा। तो उस केस में क्या करेंगे, हम कॉस्ट टू डेट लेंगे और रेवेन्यू बैलेंसिंग फिगर लेंगे, ताकि हमें कोई प्रॉफिट ना लॉस है। फॉर एग्जांपल मेरी कॉस्ट टू डेट है 10 की, तो मुझे रेवेन्यू कितना लेना है ताकि मुझे ना प्रॉफिट है ना लॉस, एग्जैक्टली, ठीक है। क्लियर हो गया। जब ये वर्किंग 3 हो जाती है, जो कि जिसकी बेसिस पे हम ये रिकॉग्नाइज करें, फिर हमारे पास आती है वर्किंग नंबर 4, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें आपने क्या रिकॉर्ड करना है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, ये रिकॉर्ड करनी है। अब इसको कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं ये मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। सो दिस इज क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हाउ टू कैलकुलेट कॉन्ट्रैक्ट एसेट और लायबिलिटी, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, ओके, cumulative effect, less progress billing, पॉजिटिव आ रहा है इट मींस इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट एसेट, नेगेटिव आ रहा है इट मींस इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट बिलिंग मैंने फॉर एग्जांपल रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया और मैंने आपको बिल भी तो किया, उसमें से कुछ अमाउंट आपने पे कर दी है, तो जो अमाउंट पे कर दी है वो लेस हो जाएगी, ठीक है। अगर ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट एसेट है, रिसीवेबल है। अगर ये नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है, पेबल है, या हमने वो डेफर्ड रेवेन्यू उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। लॉस नहीं है, दिस इज लायबिलिटी और एसेट, ठीक है। आप ये देखें, दिस इज क्वेश्चन, फर्स्ट आउटकम डिटरमिन किया है, नेक्स्ट स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिटरमिन किया है, फिर एसओपीएल में कितना जा रहा है वो, और लास्ट में ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, राइट। सो दिस वाज योर IFRS 15। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।